स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, नीट कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चरगाफ रूल। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो इससे हमारे क्वेश्चन गलत होना नहीं बनता है, तो इसलिए हमें इसे समझना है और अच्छे से समझना है। तो चरगाफ कौन थे? ये जो है ऑस्ट्रेलियन बायोकेमिस्ट थे, और ये अपने कोलिग के साथ मिल करके वही करीब 1940 लेट लेट 1940 से अर्ली 1950s में ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे इन्होंने काम कर रहे थे। ठीक है, काम करते हुए इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की जो कि हम लोग देख लेते हैं। जो बेस कॉम्पोजिशन था डीएनए का, वो वेरी कर रहा था फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। मतलब एक स्पीसीज में जो डीएनए का कॉम्पोजिशन था वो दूसरी स्पीसीज में नहीं था। सपोज एक स्पीसीज में डीएनए कंपोजिशन ए टी जी सी था, तो दूसरी जो स्पीसीज थी उसमें जो बेस कंपोजिशन था वो हो सकता है टी सी जी ए रहा हो। ठीक है, तो ये मतलब वेरी कर रहा था स्पीसीज टू स्पीसीज। तो पहली फाइंडिंग उन्होंने ये कहा कि जो बेसिस हैं स्पीसीज टू स्पीसीज वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, पहली फाइंडिंग ये उन्होंने बता दी। दूसरी फाइंडिंग उन्होंने क्या बताई कि जो डीएनए स्पेसिमेन आइसोलेट किए गए थे डिफरेंट टिश्यू से सेम स्पीसीज के, उनमें सेम बेस कॉम्पोजिशन था। मान लो कि ये एक जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म के एक मसल्स का टिश्यू ले लिया, ठीक है, एक किसी और पार्ट का टिश्यू ले लिया, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ के डीएनए की एनालिसिस की तो वहाँ पे पाया कि जो बेस का कॉम्पोजिशन था वो सेम था। मतलब कह सकते हैं कि एक शरीर में जो नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट थे वो सेम थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये फाइंडिंग निकाली। ठीक है, तीसरी फाइंडिंग इन्होंने क्या निकाली कि जो बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए इन गिवन स्पीसीज डज नॉट चेंज विद ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशनल स्टेट और चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्होंने जो इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म रहा होगा उसको अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू दे के देखा होगा, अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा होगा, फिर उसके बाद उन्होंने देखा होगा तो उसका जो बेस कॉम्पोजिशन था वो चेंज नहीं हुआ होगा, है ना। तो इसका इन्वायरमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं था बेस के कॉम्पोजिशन में, न्यूट्रिशनल स्टेट का कोई इम्पैक्ट नहीं था, तो जो बेसिस थे वो चेंज नहीं हो रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग देखी जिससे हमारा क्वेश्चन आता है वो है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एडेनिन प्रेजेंट था डीएनए में वो हमेशा किसके इक्वल था? थायमिन के। और जो अमाउंट ऑफ ग्वानिन था वो हमेशा किसके इक्वल था? साइटोसिन के। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो प्यूरिन था वो हमेशा किसके इक्वल था? पायरिमिडिन के। ठीक है बच्चों, तो जो प्यूरिन था वो हमेशा किसके इक्वल था? पायरिमिडिन के। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि जो ए प्लस टी था वो जी प्लस सी के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। इन्होंने कहा कि एक अगर हमारा प्यूरिन और एक पायरिमिडीन बेस है साथ में, तो वो अब दूसरे प्यूरिन पायरिमिडीन बेस के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ये फाइंड किया था। जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो यही थी कि जो एडेनिन है हमारा वो हमेशा थायमिन के इक्वल होगा, और जो ग्वानिन है हमारा वो साइटोसिन के इक्वल होगा, यानी कि प्यूरिन बाय पायरिमिडिन ऑलवेज इक्वल टू 1 और 100%। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि डीएनए का जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग देखते हैं कि एडेनिन जो है वो हमेशा किससे पेयर करता है? थायमिन से। कैसे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन जो है किससे पेयर करता है? साइटोसिन से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन जब चरगाफ ने इस रूल के बारे में बताया था तब ये क्लैरिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने बस इतना ही ऑब्जर्व किया था कि जो है एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। ठीक है, ये चीज किसने बताई? जो बेस हम लोग देख रहे हैं कि ए जो एडेनिन है वो 2 बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा हुआ है, और जो ग्वानिन है 3 बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। ये बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। कब बताया था? 1953 में। जब चरगाफ ने ये
फाइंडिंग की थी प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, तो उनको एक हिंट मिला कि आखिर ऐसा क्या है। तब जो है क्रिक और वॉटसन दोनों ने मिलकर के डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में जो बताया था, उसमें उन्होंने इस वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग को प्रपोज किया। ठीक है, उन्होंने देखा कि इस तरह से जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर है वो इस तरह से पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेचर हमें डीएनए का बाद में देखने को मिला। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि चरगाफ रूल जो है हमारा क्या है, इसमें एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू ग्वानिन, बट ए प्लस टी नॉट नेसेसरीली इक्वल टू जी प्लस सी। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा आप लोगों को फैमिलियर करने के लिए मैंने इसको बनाया हुआ है खुद से। ये पीवाईक्यू नहीं है बट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि फाइंड आउट द करेक्ट वन शोइंग द कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन बेसिस ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस टी। ये अभी हम लोगों ने देखा कि ये नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। ठीक है, तो ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, ये वाला हमारा कॉम्पोजिशन सही होगा। जो हमने देखा था कि ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी इज नॉट नेसेसरीली इक्वल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला, बाकी के तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है बच्चों, एक इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि मतलब पूछा नहीं जाता पर पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इफ एडेनिन इज प्रेजेंट इन 30%, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ ग्वानिन। पहली बात तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्वेश्चन इन्होंने गलत डिजाइन कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और जो चरगाफ का रूल है वो बेस्ड ऑन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फाइंडिंग पे। उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए बताया था कि एक में अगर एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में थायमिन इक्वली प्रेजेंट होगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। तो जब इस यहाँ पे डीएनए ही सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और पूछा जाता है नीट में हमेशा कि अगर इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एडेनिन एंड साइटोसिन मेक्स 30 एंड 20% ऑफ द डीएनए respectively, what will be the percentage composition of the T and G। ठीक है, तो हमको पता है एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थायमिन, साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू ग्वानिन। अगर हमको ये दोनों भी नहीं दिया है ना, तो अगर खाली हमको एडेनिन दिया है तो भी हम बाकी के तीन बेसिस का कॉम्पोजिशन बता सकते हैं। ठीक है, तो एडेनिन हमारा अगर दिया है 30%, तो हमारा थायमिन भी हो जाएगा 30%। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये हो गया 60, बचा हमारा अभी 40, तो 40 में हमारा साइटोसिन हो जाएगा 20% और ग्वानिन हो जाएगा हमारा 20%, बिकॉज प्यूरिन्स बाय पायरिमिडीन्स ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा थायमिन 30%, ग्वानिन 20%, दिस वन एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्वानिन इसमें 30% दिया है, गलत हो गया। ग्वानिन इसमें 30% दिया है, गलत हो गया। इसमें थायमिन 20% दिया है, ये भी गलत हो गया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेशन से क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, 10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। इसको आप तुरंत करके अपना टाइम बहुत बचा सकते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। फटाक से हमको यहाँ पे लिखना है एडेनिन 30%, जैसे एडेनिन हमने 30% लिखा तुरंत हमको लिख देना है थायमिन 30%, बचा हुआ हमारा जो है उसको हम लोग लिख देंगे ग्वानिन 20%, साइटोसिन हमारा
20%। ठीक है, क्योंकि हमको ये दिमाग में हमेशा एक चीज रखनी है कि एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, एंड इन दोनों का रेशियो जो है प्यूरिन बाय पायरिमिडीन का ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें अब मिला लो कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा, कौन सा ऑप्शन सही है। थायमिन 30 दे रखा है, ग्वानिन 20 दे रखा है, साइटोसिन 20 दे रखा है, और 25 की तो कहीं बात ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें थायमिन 20% दिए हैं, तो हमारे ये वाला ऑप्शन सही है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है सेंट्रल डोगमा का है। लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस किया था। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रोसेस पूछा है कि कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। यहाँ पे ए मिसिंग है, डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, बी, एमआरएनए से डी। यहाँ पे हमको बताना है कौन कौन सा प्रोसेस है। तो देखो ए वाले ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए जो है डॉटर्स डीएनए में, डॉटर्स डीएनए की कॉपीज बन रही है, कैसे, रेप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट की तरह यूज करता है और उससे डॉटर डीएनए की सिंथेसिस होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, बी में क्या होगा, जब डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो बी वाला हमारा होगा ट्रांसक्रिप्शन। सी में क्या है, एमआरएनए से सिंथेसिस होती है प्रोटीन की। ठीक है, एमआरएनए में जो सीक्वेंसेस दिए होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, तो उनकी इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रांसलेशन मशीनरी प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। और यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है इसमें फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया है प्रोटीन। तो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, डी वाले में ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन। जहाँ जहाँ पे ट्रांसडक्शन है पहले उसको काट देंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया में जीनोम ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, ये हमारा सेंट्रल डोगमा का कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सी में भी ट्रांसडक्शन दिया है, इसको भी काट दो। बी में भी ट्रांसडक्शन दिया है, इसको भी काट दो। तो ए में क्या दिया है, ए में दिया है रेप्लिकेशन, बी में दिया है ट्रांसक्रिप्शन, सी में दिया है ट्रांसलेशन एंड डी में दिया है प्रोटीन। तो हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने समझ लिया चरगाव रूल। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करती रहूं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग फिर और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट फर्दर डिस्कस कर सकें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।